हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 की वीडियो श्रृंखला, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं अध्याय 5 लोक वित्त पब्लिक फाइनेंस के बारे में। और मैं हूं आपका दोस्त केशव देवांगन और आप देख रहे हैं अनरिवेलिंग विजडम। तो दोस्तों, पब्लिक फाइनेंस होता क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पब्लिक फाइनेंस मतलब लोक वित्त, या इसको हम बजट भी बोल सकते हैं, जिसमें हम सरकार अपने आय एवं व्यय का विवरण देती है। तो 2019-20 में भी 2019-20 वित्तीय वर्ष के लिए 2018-19 में ही बजट पेश कर दिया जाता है। जैसे आपको पता है कि इस साल के लिए जो बजट है वो फरवरी से मार्च के बीच में जनरली प्रस्तुत किया जाता है विधानसभा में या लोकसभा में। जो केंद्र के लिए होता है वो लोकसभा में होता है और विधानसभा में राज्य के लिए होता है। तो इस तरह बजट प्रस्तुत किया जाता है, वो नेक्स्ट ईयर के लिए होता है। तो हम लोग का जो अभी इकोनॉमिक सर्वे में आया है, तो जो बजट पिछले साल का रहा उसके आय एवं व्यय का विवरण है। तो बजट क्या चीज है? बजट ये चीज है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिसिप्ट मतलब प्राप्तियां या आय बोल सकते हैं, और एक्सपेंडिचर मतलब व्यय, कितना व्यय हुआ है। तो जैसे हम लोग घर में भी जो बात करते हैं, घर में भी हम आय एवं व्यय का विवरण करते हैं, मंथली करते हैं, ईयरली करते हैं कि हमारे कहाँ कहाँ से हमारी आमदनी होने वाली है और कहाँ कहाँ हम खर्च करने वाले हैं। वो खर्च हम लोग किसी संपत्ति के लिए करेंगे, कोई नया चीज खरीदना है, टीवी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, या मेंटेनेंस या संचालन के लिए, जो आमतौर पे लोग बिजली का बिल हो गया, घर का किराया हो गया, या पानी का किराया, पानी का बिल हो गया। तो ये सब एक मेंटेनेंस और संचालन के लिए हो गया, और दूसरा लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए हो गया। तो उसी तरह भारत सरकार या जो छत्तीसगढ़ की सरकार है वो भी बजट बनाती है। बजट में वो आय एवं व्यय का विवरण भी देती है पिछले साल का, और आगामी साल में जो भी आय एवं व्यय होने वाला है उसका भी विवरण प्रस्तुत करती है। तो इकोनॉमिक सर्वे में हम पुराना चीज पढ़ते हैं, 2019 से 20 का हम चीज पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो हम बात करेंगे रिसिप्ट की, कहाँ-कहाँ से रिसिप्ट होता है गवर्नमेंट को, और इसके कॉन्सेप्ट अवधारणा की भी हम बात करेंगे। और दूसरा एक्सपेंडिचर डिटेल्स देखेंगे, व्यय का विवरण देखेंगे। तो रिसिप्ट में अगर आप देखें तो दो तरह के रिसिप्ट होते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट मतलब राजस्व प्राप्तियां, और कैपिटल रिसिप्ट मतलब पूंजीगत प्राप्तियां। इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम नेक्स्ट स्लाइड्स में करेंगे। उसी तरह एक्सपेंडिचर में भी ऐसा ही होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जिसको राजस्व व्यय या पूंजीगत व्यय भी कहते हैं। अब जो भी हमारा बजट है उसका कुछ एक अमाउंट होगा, 100 रुपए का बजट है, 200 रुपए का बजट है, तो उसमें कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो बजट है उसमें कितना हमको 100 रुपए मिला, 100 रुपए एक्सपेंडिचर हुआ तो नेट हुआ वो जीरो हो गया। उसी तरह इसको क्रमशः डिवाइड किया गया है। तो अगर रिसिप्ट की बात करें तो हमको छत्तीसगढ़ सरकार को 2019-20 में 91,542 करोड़ प्राप्ति हुई है, जिसमें दोनों शामिल है, रिवेन्यू भी शामिल है एंड कैपिटल भी शामिल है, राजस्व एवं पूंजीगत दोनों मिला के 91,542 करोड़ है, जिसमें 87% हिस्सा रिवेन्यू में आता है, जो राजस्व प्राप्ति है, और जो 11 करीब 12.5% 12.89% वो पूंजीगत प्राप्तियों से आता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीजीपीएससी एग्जाम में या एसीएफ एग्जाम में, किसी भी तरह के एग्जाम में। तो 87% रिवेन्यू रिसिप्ट है और कैपिटल रिसिप्ट कितना है? 12.89% है। आगे बढ़ते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करते हैं। राजस्व प्राप्तियां क्या चीज है, किसको बोलते हैं राजस्व प्राप्तियां, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब नो लायबिलिटी। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स मतलब कोई भी संपत्ति या कोई भी चीज जो आप बना रहे हैं, खरीद रहे हैं, और लायबिलिटी मतलब बोझ, एक तरीके का ऋण हो गया वो। तो हम जब रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करेंगे तो उसमें कोई भी लायबिलिटी नहीं रहेगी, कोई भी लोन नहीं रहेगा उसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है टैक्स रिवेन्यू जिसको हम कर राजस्व बोलते हैं, और दूसरा होता है नॉन टैक्स रिवेन्यू। पहले टैक्स रिवेन्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। टैक्स रिवेन्यू में क्या आता है, दो टाइप के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। आपको पता होगा डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स जो हम पे करते हैं, सालाना हम इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं, उसका जो योगदान रहता है वो केंद्र सरकार में भी जाता है और राज्य सरकारों में भी जाता है। तो ये टैक्स रिवेन्यू हो गया। दूसरा टाइप का कर क्या होता है, जीएसटी। जीएसटी में आपने कभी भी होटल का जो बिल है उसमें आपने देखा होगा कि सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6% ऐसा लिखा होता है। तो सीजीएसटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा है, एसजीएसटी है वो स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा है। तो जीएसटी में भी जो योगदान होता है वो कर राजस्व में जाता है।
उसके अलावा देखिए इसमें लिखा हुआ है राज्य का स्वयं का कर राजस्व और केंद्रीय करों में राज्य का अंश, जो मैंने सीजीएसटी, एसजीएसटी की बात की या इनकम टैक्स की बात की। उसके अलावा होता है प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स वो लोग देते हैं जो बड़े-बड़े व्यवसायी, कॉर्पोरेट टैक्स बोल सकते हैं कि जो कारोबारी लोग हैं वो लोग देते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स संपत्ति कर हमको देना होता है। तो ये सब टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है। उसके अलावा जो होता है वो गैर कर राजस्व होता है जिसको हम लोग नॉन टैक्स रेवेन्यू भी बोलते हैं। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या आता है? नॉन टैक्स रेवेन्यू में इंटरेस्ट आता है। सरकार ने किसी को लोन दिया होगा और उससे वो इंटरेस्ट वसूल कर रही होगी, तो वो जो है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया। ठीक है, इसमें अभी भी कोई लायबिलिटी नहीं है। मैंने जैसे पहले ही डेफिनेशन में आपको बताया कि इसमें कोई लायबिलिटी वाली चीज नहीं है, तो इसमें आपको नहीं दिखेगी। इसके अलावा होता है प्रॉफिट्स। अब आपको लगेगा सरकार को प्रॉफिट्स कैसे मिल रहा है? सरकार कोई बिजनेस तो कर नहीं रही है, लेकिन फिर भी सरकार को प्रॉफिट हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? तो सरकार के अधीन बहुत सारी कंपनियां हैं, सार्वजनिक उपक्रम है, जिसको हम लोग पीएसयू बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो गवर्नमेंट के अधीन है। जैसे बिजली वितरण कंपनियां हो गई, और कोई कोयला उत्पादन कंपनी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन कंपनी हो गया, या स्टील उत्पादन कंपनी हो गई। तो ये सब जो कंपनी गवर्नमेंट के अधीन है, तो वो जो प्रॉफिट कमाती है या प्रॉफिट अर्न करती है, उसका कुछ हिस्सा सरकार को जाता है और उसका लाभांश भी सरकार को जाता है, जिसको हम डिविडेंड्स बोलते हैं। तो वो भी सरकार की रेवेन्यू का हिस्सा है, तो जो नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। इसके अलावा फीस एंड फाइन्स। अब आपको लगेगा सरकार ऐसी कौन सी फीस लेती है या ऐसी कौन सी फाइन लेती है, तो दोस्तों इससे आप भली भांति अवगत होंगे। सरकार सीजीपीएससी के लिए एग्जाम के लिए भी फीस लेती है, कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम हो उसके लिए फीस लेती है। तो वो फीस जो है उसका हिस्सा भी इसमें आता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। इसके अलावा जो फाइन है, फाइन आप इम्पोज करती है गवर्नमेंट। आप हेलमेट पहन के नहीं जाते, सरकार फाइन लगाती है आपके ऊपर। या किसी तरह का आप गैर कानूनी काम करते हैं तो उसके ऊपर भी आपको फाइन लगता है। तो वो सब फाइन भी सरकार की रेवेन्यू का हिस्सा है, सरकार की रेवेन्यू रिसिप्ट का हिस्सा है, जो नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है नॉन टैक्स रेवेन्यू में, जिसका सबसे ज्यादा योगदान होता है राजस्व प्राप्तियों में, वो है केंद्र सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान। केंद्र सरकार ग्रांट इन एड्स प्रोवाइड करती है या स्पेशल पैकेज प्रोवाइड करती है स्टेट्स को या राज्यों को, उसका हिस्सा सबसे ज्यादा होता है। तो इसके हिस्सेदारी के बारे में भी हम आगे बात करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, और यही सब चीज परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये तो मैंने बेसिक आपको बताया। अब देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से जो आंकड़े हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो 2019-20 में जो रेवेन्यू रिसिप्ट है उसमें 7.72% की वृद्धि हुई। जो रेवेन्यू रिसिप्ट मैंने बताया था कि 79,746 करोड़ है, वो पिछले साल के मुकाबला में 7.72% बढ़ा है। इसके अलावा टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो जो टैक्स रेवेन्यू है वो 9.55% बढ़ा है, और जो सॉरी टैक्स रेवेन्यू 9.55% बढ़ा है, और नॉन टैक्स रेवेन्यू 4.66% आपका बढ़ा है। तो ये जो तीनों डेटा है, ये फर्स्ट पेज में दिया हुआ है इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर 5 के, तो ये तीनों डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप जरूर याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। राजस्व प्राप्तियां। अब हम यहाँ पे हिस्सेदारी की बात करेंगे कि किसकी हिस्सेदारी किसमें कैसी है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है, 2-3 साल से दोस्तों ये क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ये आप ध्यान में रखिए। तो राजस्व प्राप्तियों की बात करें तो 63.76% कर राजस्व का योगदान है, और गैर कर राजस्व का योगदान 36.24% है। राजस्व प्राप्ति जो हमको हो रही है, रेवेन्यू रिसिप्ट, उसमें कर राजस्व का हिस्सा 63.76% है। ठीक है दोस्तों, ऑलमोस्ट टू थर्ड पार्ट इज कंट्रीब्यूटेड डायरेक्टली फ्रॉम द टैक्स रेवेन्यू। तो राजस्व प्राप्तियों में जो कर राजस्व का हिस्सा है 63.76% है, और गैर कर राजस्व 36.24% है। अब कर राजस्व में भी दो पार्ट है। कर राजस्व में क्या क्या दो पार्ट है? एक तो राज्य का स्वयं का कर राजस्व। राज्य का स्वयं का कर राजस्व में क्या आ गया? राज्य का जो एसजीएसटी है वो आ गया, राज्य का जो इनकम टैक्स का हिस्सा है वो आ गया। उसके अलावा केंद्रीय करों में राज्यों का अंश, केंद्रीय कर है जो सेंट्रल जीएसटी बोलते हैं, सीजीएसटी बोलते हैं, वो हो गया। तो इसमें भी जो 45% हिस्सा है वो राज्य का स्वयं का कर राजस्व है, और जो 54.9% हिस्सा है वो केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा है। तो जो केंद्र से जो भी सहायता है, या केंद्र के जो केंद्रीय करों में जो राज्यों का हिस्सा है, वो हमेशा ज्यादा है। और इसके अलावा जो गैर कर राजस्व, इसमें भी दो पार्ट है।
गैर कर राजस्व में जैसे मैंने आपको बताया कि दो पार्ट है, एक तो केंद्र सरकार जो सहायता प्रदान करती है, ग्रांट इन एड्स जो प्रोवाइड करती है, स्पेशल पैकेज जो देती है, उसके अलावा राज्य का स्वयं का गैर कर राजस्व। तो केंद्रीय सहायता अनुदान हमेशा ज्यादा रहता है 69.46% और ये बढ़ता ही जा रहा है। राज्य का गैर कर राजस्व 30.52% है। तो ये तीनों डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टिकोण से। इसके आगे भी एक डेटा मैं आपको बताऊंगा। 2019-20 में जैसे मैंने आपको बताया कि 79,746 करोड़ हमको राजस्व प्राप्त हुआ था, रेवेन्यू रिसिप्ट प्राप्त हुई थी। तो उसमें जो कर राजस्व का हिस्सा था वो 63% था, लगभग 50,000 करोड़ के आसपास। और 28,000 करोड़ कुछ ये गैर कर राजस्व था। उसके अलावा आगे भी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने दिया है ऑलरेडी। इसके अलावा कुल राजस्व प्राप्तियों में दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, इसलिए मैंने इसको स्पेशली अलग से हाईलाइट किया है। कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं का कर राजस्व का प्रतिशत कितना था, ये क्वेश्चन आया है। तो जो भी राजस्व प्राप्ति हुई है 79,746 करोड़ में राज्य के स्वयं का कर राजस्व का योगदान कितना प्रतिशत है, तो वो है 28.75%। ये दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, हमने रिवेन्यू रिसिप्ट की बात की कि कितना हमें प्राप्त हुआ, आय हुआ, और कितना व्यय हुआ रिवेन्यू में, ये हम देखते हैं। तो इसके क्या क्या घटक हैं पहले वो देख लेते हैं। रिवेन्यू रिसिप्ट का डेफिनेशन जो है कि द एक्सपेंडिचर या व्यय उन चीजों में करना जो कि सरकार के संचालन एवं अनुरक्षण के लिए है। सरकार की जो कार्य विधि है उसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए जो एक्सपेंडिचर होता है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। सरकार इस एक्सपेंडिचर या इस रेवेन्यू से किसी तरह की संपत्ति का निर्माण नहीं करती है, ये आपको ध्यान में रखना है कि इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी असेट्स फ्रॉम दिस रेवेन्यू। तो दिस पार्ट एक्चुअली, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के घटक क्या है वो हम देख लेते हैं। सैलरीज एंड पेंशन, सरकारी नौकर या सरकारी कर्मचारी या सरकारी अधिकारी हैं, उनको जो पेंशन और सैलरीज मिलती है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। इसके अलावा इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट, दोस्तों सरकार ने कुछ लोन लिया होगा कहीं ना कहीं से, हो सकता है सरकार ने केंद्र सरकार से लोन लिया होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लिया होगा, तो उनको जो ब्याज अदा करती है वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है, क्योंकि उसके बिना सरकार चलेगी नहीं, वो सरकार के संचालन एवं अनुरक्षण के लिए है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। इसके अलावा क्या आता है, इसके अलावा आता है सब्सिडी। सरकार हर चीज में सब्सिडी देती है, आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जिसका लिंक आपको अपर राइट कॉर्नर में मिल जाएगा। उसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भी सब्सिडी है। आपको चावल और गेहूं एक एक रुपए दो दो रुपए किलो पे मिल रहा है, तो उसमें भी सब्सिडाइज रेट पे मिल रहा है, तो उसकी जो सब्सिडी प्रदान कर रही है गवर्नमेंट, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा है। इसके अलावा और भी है, डिफेंस का एक्सपेंडिचर होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, राज्य सरकार के अधीन नहीं है वो। और इसके अलावा सोशल सर्विसेज हो गई, और जो लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो मनी स्पेंट होता है वो सब हो गया। तो ये सब चीज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है। 2019-20 की बात करें तो 78,594 करोड़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ था, जबकि रिसिप्ट हमको 79,746 करोड़ हुआ था। तो अगर ओवरऑल देखें तो हम कभी भी कैसे अनुमान लगाते हैं कि हमको सरप्लस हुआ है या घाटा हुआ है, अधिक हुआ है या घाटा हुआ है, तो दोनों को माइनस कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर प्लस में आता है वैल्यू तो होता है अधिक, और माइनस में आता है तो घाटा। ये सिंपल मैथ्स है। तो इस साल 2019-20 में हमको रेवेन्यू पार्ट में क्या हुआ, घाटा हुआ कि अधिक हुआ, तो हमको अधिक हुआ, 1151 करोड़ का हमको सरप्लस हुआ रेवेन्यू में। तो ये स्टेटस या एनुअल स्टेटमेंट हमारा रहा रेवेन्यू पार्ट में। अब देखते हैं हम कैपिटल पार्ट में क्या था। तो ऊपर आप देख रहे होंगे कैपिटल रिसिप्ट कितना था, 11,796 करोड़, जो कि 12.89% है। फर्स्ट स्लाइड में ही मैंने आपको बताया था कि जितनी प्राप्ति हुई है 91,542 करोड़, जिसका 87.11% रेवेन्यू रिसिप्ट है, जो है 79,746 करोड़, और जो 12.89% है वो पूंजीगत प्राप्ति है या कैपिटल रिसिप्ट है, जो कि 11,796 करोड़ हो गया। और जो एक्सपेंडिचर है आप देख रहे हैं दोस्तों ज्यादा है, 12,109 करोड़ है। तो इस केस में, कैपिटल के केस में हमको घाटा हुआ है। एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट दोनों के हम घटक पहले देख लेते हैं। तो रिकवरी ऑफ लोन्स एंड बोरोइंग, उधार एवं अग्रिम की वसूली, जो भी सरकार किसी को लोन दी है उसकी जो वसूली करती है, या एडवांस दी है उसकी जो वसूली करती है, उससे जो हमको रेवेन्यू प्राप्त होता है सरकार को, उसको कैपिटल रिसिप्ट के अंतर्गत लिया गया है। कैपिटल रिसिप्ट में हम एक चीज बोल सकते हैं कि इसमें कैपिटल रिसिप्ट में लायबिलिटी को इंक्लूड किया जाता है।
डिसइन्वेस्टमेंट या निजीकरण, ये बहुत हॉट टॉपिक है और पिछले बार इससे एक क्वेश्चन भी आया था कि एयर इंडिया का जो विनिवेश है उससे सरकार को कितना पैसा मिलने वाला है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर के सीजीपीएससी में आया भी था। तो सरकार अगर अपनी अधीन किसी सार्वजनिक कंपनी का हिस्सेदारी बेच देती है किसी प्राइवेट पार्टी को या पूरी कंपनी को ही बेच देती है, तो उससे जो आय प्राप्त होता है सरकार को वो कैपिटल रिसिप्ट के अंदर होता है या पूंजीगत प्राप्ति के अंदर होता है। इसके अलावा और क्या चीज़ है? इसके अलावा नेट लोक ऋण, जो लोन लेती है गवर्नमेंट, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट के लिए लोन लेती है। जैसे भारत सरकार ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए लोन लेके रखा हुआ है। तो वो जो है रिसिप्ट, वो कैपिटल रिसिप्ट है, बट इसमें लायबिलिटी भी है, जिसका इंटरेस्ट उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में पे करना पड़ रहा है। तो जो लायबिलिटी वाला रिसिप्ट है, वो कैपिटल रिसिप्ट में आता है, रेवेन्यू में कोई भी लायबिलिटी चीज़ नहीं आती है। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये दोनों में डिफरेंस है। इसके अलावा हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर का डेफिनेशन ये है कि कोई भी एक्सपेंडिचर किसी संपत्ति के निर्माण के लिए होता है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएशन के लिए जो एक्सपेंडिचर होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या-क्या है? अगर सरकार रोड बना रही है, रेलवे प्रोजेक्ट्स ला रही है या ब्रिज बना रही है या किसी तरह की फैक्ट्री या प्लांट लगा रही है, रिफाइनरी बना रही है, तो वो सब के लिए जो अलॉट होता है बजट या एक पैसा अलॉट होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आता है, जिसको हम कैपेक्स बजट भी बोल सकते हैं या कैपेक्स प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट हो गया। इसके अलावा सरकार कोई शेयर खरीदती है, बड़ा-बड़ा शेयर खरीदती है, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है। तो ये मैंने बात की कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की। इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, फिर भी आपको थोड़ा जनरल ओवरव्यू पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम मैंने आप देख रहे होंगे कि राइट साइड में कुछ राजकोषीय सूचक है जो कि मैंने इकोनॉमिक सर्वे से स्क्रीनशॉट उसका लेके यहाँ पे पेश किया है, जिसमें अनुपात दिया गया है राजस्व प्राप्ति और कुल प्राप्तियों का अनुपात। जैसे मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था कि 87% है, पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सेदारी 12.89% है। फिर ये जो है थर्ड वाला, राज्य के स्वयं का राजस्व प्राप्ति का टोटल राजस्व प्राप्ति से कितना प्रतिशत है, ये सब मैंने नहीं बताया। बट इसमें से अगर आप जितना याद रख सकते हैं उतना अच्छा है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1-2 बार तो इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इसको भी एक बार देख लीजिए, तो आपके लिए अच्छा होगा। बेसिक पार्ट मैंने पहले स्लाइड्स में कवर कर दिया है, तो उससे आपको टोटल आइडिया लग जाएगा कि ये सब चीज़ क्या है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। इसी तरह आपका रिस्पॉन्स मिलता रहा तो हम और भी अच्छे-अच्छे वीडियो बनाएँगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।